दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। जानते हैं किसको? आजम खान के करीबी समाजवादी पार्टी के नेता सरफराज खान को। दरअसल बरेली हिंसा को लेकर प्रशासन बड़ी तेजी से कार्रवाई कर रहा है। कई अवैध निर्माण गिराए जा रहे हैं और सरफराज खान साहब का लगभग 10,000 स्क्वायर फीट मीटर में एक मैरिज हॉल था। उसके ऊपर के तल्ले में उनका परिवार भी रहता था। पिछले 3 दिनों में उनके बगल में एक और भी मुस्लिम सपा के नेता थे, उनके भी मैरिज हॉल में बुलडोजर चल रहा था। 2 दिन तक 40% मैरिज हॉल ढहाया जा चुका था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। उत्तर प्रदेश में लोग पूछ रहे हैं कि बरेली हिंसा में तो लगातार बुलडोजर चल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे दे दिया है आजम के करीबी सरफराज खान को। उनके बेटे का कहना है कि हमारा सब कुछ लीगल है साहब, हमको सिर्फ इसलिए फंसाया जा रहा है कि जब आजम खान साहब हज कमेटी के चेयरमैन थे तो मेरे अब्बू भी उस कमेटी के मेंबर थे, इस वजह से आजम खान साहब से बातचीत होती थी। खैर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले को लेकर हाई कोर्ट जाइए और 1 हफ्ते के अंदर उस पर फैसला करवाइए। हमारे साथ विपक्ष के प्रवक्ता हैं और इनका नाम है डॉक्टर आशुतोष वर्मा। ये बच्चों के डॉक्टर हैं। इनसे एक दूसरे मुद्दे पे भी बात करेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में जनता पूछ रही है कि बाबा जी कब सीरफ वाले मामले में बुलडोजर कब चलेगा। तो आशुतोष जी, पहला तो आपका रिएक्शन ये कि सुप्रीम कोर्ट ने आपके नेता को जो आज स्टे दिया है, आपकी पार्टी के एक नेता को बुलडोजर के मामले में, इसमें आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? धन्यवाद आलोक जी। और क्षमा चाहता हूँ थोड़ी देर से आपके पास आ पाया। देखिए, ये एक स्वागत योग्य चीज है और मुझे लगता है कि शायद यही कुछ चीजें ऐसी बची हैं जिस पे हम कह सकते हैं कि न्याय के मंदिर में अभी हम लोगों को कुछ न्याय मिलता रहता है। विपक्ष की लड़ाई इतनी आसान नहीं है। जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ अपने सुविधापूर्वक राजनीति करते हैं और अपने हिसाब से ये तय करते हैं कि कौन मुस्लिम है और कौन बेकसूर है, उस हिसाब के समाजवादी पार्टी कभी भी उनके सामने बेकसूर नहीं पाई गई है। और जबरन कई बार ऐसा देखा गया है कि हमको न्यायालय की तरफ से राहत मिली है, लेकिन योगी सरकार ने जितना पक्षतापूर्ण रवैया अपना अपनाया है वो बेहद ही निराशाजनक रहा है। सरफराज खान का जो है वो बरेली हिंसा में नाम आया। उसके बाद उन्होंने बिना किसी ठोस सबूतों के लिए उसके ऊपर लगातार कार्रवाई की और बुलडोजर चला दिया। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी बोल रखा है कि किसी भी कीमत, किसी भी चीज के लिए बुलडोजर चलाना ये कहीं से न्यायोचित नहीं है। अगर वो बना हुआ है मैरिज हॉल, अगर आपको लगता है कि वो निर्माणाधीन गलत है, तो उसकी एनओसी किसने दी, किस तरीके से वो बना, कौन अफसर है, कौन है दोषी, उनकी पूरी जांच हो और उसके बाद प्रॉपर प्रॉपर कम से कम 15 दिन का समय दिया जाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में न्याय को कोने करके सिर्फ 5 कालिदास मार्ग से ही न्याय को ऊपर रखना और न्यायालय से भी ऊपर अपने आदेश को रखना, ये पूरा एक पर्याय सा बन चुका है। ये बात तो थी जो आपने बरेली हिंसा की बात करी। जो परेशानी हम लोग उठाना चाहते हैं और एक बड़ी चीज मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बहुत ही गजब इत्तेफाक है कि इस देश में एक सिंडिकेट चल रहा है जिसके ऊपर कम से कम 100 बच्चों की हत्या का आरोप है। मैं हत्या शब्द बोल रहा हूं। मैं चिकित्सक हूं, मैं बाल रोग विशेषज्ञ हूं। हम दवाई लिखते समय 4 बार सोचते हैं कि इसमें कितनी परेशानी हो सकती है, ये दवा किसी को परेशान ना कर दे, ये बच्चे को सूट ना करे, रिएक्शन ना हो जाए। लेकिन इस देश में ऐसे वैसे लोग हैं जो दवाई के नाम पे गलत केमिकल डाल के उसको बेच रहे हैं। और अब तक, और ये हिंदुस्तान में 100 से ऊपर मौतें हो चुकी हैं। मजेदार बात यह है कि यही लोग, ऐसे ही लोग इन्वॉल्व थे जब इंडिया से एक्सपोर्ट होते थे ये सिरप,
तो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में, वहां की कंट्रीज में इनको ब्लैकलिस्ट किया, इन पे केस चलाया, और तब भी हमारी सरकार इस पे नहीं जगी। और आज जब हमारे देश के बच्चे, हमारे देश के छोटे छोटे नौनिहाल इसका शिकार बने, उसके बाद भी आप देखिए स्थिति क्या है। जो कफ सिरप का सिंडिकेट है, इनका किंग पिंग जो शुभम जायसवाल है, वो किसका करीबी है आलोक जी? जो गिरफ्तार किया गया है अमित सिंह टाटा, वो किसका करीबी है? उत्तर प्रदेश पुलिस का बर्खास्त सिपाही आलोक प्रताप सिंह किसका करीबी है? शुभम जायसवाल से आलोक सिंह और अमित सिंह टाटा को मिलवाने वाला विकास सिंह नरवे, ये किसका करीबी है? ये सिर्फ एक ही नाम दिखाते हैं, वो उत्तर प्रदेश के बाहुबली पूर्व सांसद का नाम आता है। लेकिन ना जाने क्या हो गया है उत्तर प्रदेश अरे सर, वो आप सरकार जिनकी से। तरफ इशारा कर रहे हैं, आप जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं धनंजय सिंह की तरफ, वो तो खुद मांग कर चुके हैं कि भाई इस मामले की सीबीआई से जांच करा ली जाए, मैं इस मामले में मैं क्या दोषी कह रहा नहीं हूं हूं। आपसे, मैं यही बात बोल रहा हूं। जब जिनकी तरफ इशारा है वो खुद बोल रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का बुलडोजर, उत्तर प्रदेश का एसटीएफ और उत्तर प्रदेश के 5 कालिदास मार की आंख उनकी तरफ नहीं घूम पा रही है। ये संयोग नहीं, ये पूरा पूरा प्रयोग हो रहा है। अरे इतनी सर पक्षपात भाई, जो वो तो कहेंगे कि जब आप, सबूत मिलेगा तब ना गिरफ्तार करेंगे, बिना सबूत के गिरफ्तार कर लेंगे किसी को? नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं। सबूत क्या समाजवादी पार्टी के खिलाफ मिल गया था? उच्चतम न्यायालय ने यही बोला था। आपने कोई ऐसे सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं दिए कि फला फला जो है समाजवादी पार्टी के लोग वहां पर हैं। आपने एक थ्योरी बनाई, आपने कहा ये दंगा आयोजित है, ये दंगा कराया गया है, उनको पकड़ लिया, और फिर कहा कि इनका घर जो है वो नगर निगम के हिसाब से गलत बना है, इसलिए बुलडोजर चलाएंगे। क्या आपको या उत्तर प्रदेश की जनता को ये दिखाई नहीं पड़ता है, या न्यायालय को नहीं दिखाई पड़ता है? हम फिर कह रहे हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक पूर्ण घटना कभी नहीं हो सकती है कि, और ये तो छोड़िए, इसके पहले भी सांसद जी कई चीजों में वांटेड थे। वो क्रिकेट खेलते हुए पाए गए, उनका वीडियो वायरल हुआ, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनपे तंज भी कसा कि जिसको एसटीएफ ढूंढ रही है, जो फरार और भगोड़ा घोषित है, वो खुलेआम जाके क्रिकेट मैच का फीता काट रहे हैं और क्रिकेट खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पक्षपातपूर्ण जो बातें हैं वो कब तक चलेंगी? और ये जो एक ढपोर संघ बनाया गया है कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया है और जो कानून का राज आ गया है, वो कानून का राज सिर्फ विपक्षी पार्टियों के लिए है। या अगर मेरा नाम मोहम्मद आशुतोष खान होता, या मोहम्मद, आपका नाम मोहम्मद आलोक होता, तो शायद आपके ऊपर अब तक बुलडोजर भी चल चुका होता और आप जेल में पहुंच चुके होते। ये सर खतरनाक एक है, चीज बताइए। ये देश की नहीं राजनीति नहीं के लिए सर, खतरनाक है। नहीं नहीं सर, वो बात तो ठीक है, वो तो कह रहे हैं कि हमको तो जनता ने वोट दिया, हम चुनाव जीते हुए हैं। सर एक बात और, ये आज वो जो सरफराज के बेटे का कहना है कि मेरे पिताजी चूंकि आजम खान के करीबी थे, इसलिए ऐसी कार्रवाई की जा रही है। और नहीं इसमें प्रशासन का कहना है कि इन्होंने बरेली में दंगे भड़काए थे। नहीं देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की, योगी आदित्यनाथ की सरकार तब से परेशान है जब से इन्होंने पूरी तरीके से एक, मैं कहूं, प्रशासनिक दबाव डाल के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव आजम खान साहब को जेल में डाला, उसके बाद उनके बेटे को जेल में डाला, उसके बाद उनकी पत्नी को जेल में डाला, और पूरे परिवार के ऊपर 300 से ऊपर मुकदमे लगा दिए गए। उन 300 मुकदमे में कोई भी ऐसा सब्सटेंशियल एविडेंस आज तक नहीं मिला है। और क्या बात उससे कर रहे हैं आप? ज्यादा, नहीं नहीं उससे नहीं सर, ये ज्यादा, भाजपा, सर भाजपा के प्रवक्ता यहाँ नहीं है, लेकिन भाजपा तो एक सरकार तो कहती हमने थोड़ी जेल में भेजा है। ये नहीं, दो दो पैन मैं बिल्कुल कार्ड ठीक, रखे हुए थे, दो पैन कार्ड थे, मैं बिल्कुल, इनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सजा हुई तब न जेल गए हैं वो। मैं कहता हूं, मैं सारी बातें आपकी मानता हूं, तब भी उससे ज्यादा वो 5 साल से ज्यादा वो जेल में रह चुके हैं। उसके बाद भी न्यायालय ने क्या बोला स्टेटमेंट में, कि कोई भी ऐसा चार्ज नहीं है जो नॉन बेलेबल होना चाहिए। लेकिन डकैती का लगाया गया, चोरी का लगाया गया, कोई गाय गाय चोरी, कोई बकरी चोरी, कोई किताब चोरी। क्यों किया गया? क्योंकि माननीय आजम खान
उस कौम को जो पढ़ी लिखी नहीं है उसको पढ़ाना चाहते थे, उसके लिए विश्वविद्यालय बनाते गए थे, इसलिए परेशानी थी। क्योंकि वो मुसलमानों को आगे ले जाना चाहते थे, इसलिए परेशानी थी। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरे घोड़े खोल दिए थे, उसके बावजूद न्यायालय से उनको आराम मिला। यही हाल आप देखिए हमारे कानपुर के विधायक इरफान सोलंकी के साथ में हुआ, यही जाहिद बेग के साथ में हुआ, जाहिद बेग के साथ में हुआ। भारतीय जनता पार्टी जो करना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी जिस चीज की राजनीति करना चाहती है, जो 80-20 की राजनीति करना चाहती है, वो इस प्रदेश में कम से कम सफल नहीं होगी। क्या इस बात कर प्रदेश रहे की हैं? जनता ने बार बार अभी आपको तो बताया है। अभी तो चर्चा चल रही है आशुतोष जी की आरएसएस और बीजेपी की मीटिंग हुई जिसमें फैसला हुआ कि 6000 न्याय पंचायतों में हिंदू एकता सम्मेलन कराया जाएगा। नहीं, वो हिंदू एकता सम्मेलन भी कराया गया था और हिंदू दिवस भी बनाया जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार यहाँ पे फेल हो जाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण बिल्कुल सही सही देता हूँ। 6 दिसंबर 1992 और उसके पहले कार सेवा 91 की जो हुई, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की अल्पकालीन सरकार आई। 6 दिसंबर 1992 के बाद बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद ये तो एक पूरा ये सोचा गया था कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेल लिया है राजनीतिक तरीके से। उसके बाद क्या हुआ, इस देश की प्रदेश के जो बड़े जो दो नेता थे वो साथ में आए, मिले मुलायम कांशीराम, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर गई, चुनाव नहीं जीत पाए। ये पहला वाक्य बता रहा हूं। दूसरा वाक्य आपके सामने, 5,000 करोड़ रुपए खर्च करके इन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करी 25 जनवरी 2024 को, और 6 जून 2024 को उसी अयोध्या नगरी के लोगों ने, हमारे हिंदुस्तान के लोगों ने, हमारे भारतवासियों में, उसी असेंबली के लोगों ने उनको वापस चलता कर दिया और उस सीट से अयोध्या प्रसाद को उनको जिता के दिया। मैं दूसरी बता रहा हूं, मेरी बात पूरी होने दीजिए। नहीं सर सुनिए, जो एक जानकारी दे दूं मैं, क्योंकि 5,000 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने नहीं खर्चा किया, ये राम भक्तों ने श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को चंदा दिया है सर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आपकी ये मानता ये जानकारी दुरुस्त होनी चाहिए जनता के पास। ये सरकार बिल्कुल होनी न चाहिए बीजेपी ने अपने आलोक जी, पॉकेट से एक पैसा लगाया है, बिल्कुल होनी चाहिए। हमारे आप और जैसे उसी जनता ने, उन्हीं राम भक्तों ने ही तो उनको हराया है, जो साक्षी रहे उस जमीन पे, उस वो तो जगह के। स्वाभाविक सी बात है कि अवधेश प्रसाद जी को भगवान श्री राम का आशीर्वाद मिला तभी तो जीते। जी जी, अब आइए योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर, जो आप कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम की राजनीति। 2017 में 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा में आज तक की ऐतिहासिक जीत 73 सीट जीत के अपने आगे आए। 2017 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 325 सीट जीत के आए। उस पूरी जीत में कहीं भी हिंदू मुसलमान नहीं था, जाति समीकरण था, पुरानी एंटी इनकम्बेंसीज थी। और हुआ क्या, योगी आदित्यनाथ को वहां पे मुख्यमंत्री बनाया। योगी आदित्यनाथ जी ने आते ही बुलडोजर एक्शन, दुनिया एक्शन करना शुरू कर दिया। 2019 का पहला लोकसभा चुनाव हुआ उनके नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी 73 से घिट के घर के 63 पे आ गई, 10 सीटें हार गई वहां पर। उसके बाद क्या हुआ, 2019 बीत गया, अब आया वर्ड कटोगे तो बटोगे, और 80-20 का नारा दिया गया, और ये बोला गया कि ये योगी आदित्यनाथ की हिंदुत्व का चेहरा बन रहा है, आरएसएस का वो हो रहा है, और मोदी के बाद योगी बनेंगे। 2022 का इलेक्शन आया, 325 से घट के भारतीय जनता पार्टी 255 में आ गई। फिर क्या हुआ, फिर इन्होंने बुलडोजर चलाया, इन्होंने और केसेस किए, और समाजवादी पार्टी के जो है लोगों को अंदर जेल भेजा। हुआ क्या, 2024 में वो 63 से घट के 33 आ गए। तो आलोक जी, उत्तर प्रदेश की जनता नहीं, देश की जनता क्या कहती है और मीडिया क्या कहती है, इसमें बड़ा विरोधाभास है। जमीनी स्थिति यह है कि अगर आप जितना भी हिंदू मुसलमान करेंगे, उतना आप हमारे लोगों के दिलों से दूर जाएंगे, और ये हर व्यक्ति जानता है। अगर न्यायालय ने माननीय आजम खान साहब को आराम दिया है, न्यायालय ने इरफान सोलंकी जी को बाहर किया है, न्यायालय ने जाहिद बेग जी को बाहर किया है, तो वो भी समझती है और जनता भी समझती है कि आप कहां हैं। लेकिन सर समस्या दूसरी, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव तो हार गई 2024 में, उत्तर प्रदेश में हारी, बिहार में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ था, पिछली बार 40 में 39 जीते थे, 2024 में 40 में 30 ही जीत पाए। 30 जीते। महाराष्ट्र में भी बहुत बुरी हार हुई, हरियाणा में भी बहुत बुरी हार हुई। लेकिन जब विधानसभा चुनाव हुए तो हरियाणा में इन्होंने तीसरी बार सरकार बना ली, महाराष्ट्र में तो इतना शानदार प्रदर्शन किया कि इंडिया अलायंस जो है, जो पहले
130 उसके आसपास था, वो घट के आ गया 50 के आसपास। और बिहार में तो साफ ही हो गया। बिहार में जहां लोकसभा चुनाव में आप 70-80 सीटों पर लीड कर रहे थे, विधानसभा चुनाव में 35 पर सिमट गए। और दूसरी बात, अगर बिहार की तरह जो बिहार में इन्होंने किया, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी थे, चिराग पासवान थे, जीतन राम मांझी थे, उपेंद्र कुशवाहा थे, नरेंद्र मोदी थे, इनको आगे लड़के चुनाव लड़ा, दलित पिछड़ों के साथ इकट्ठे हो गए। अगर यूपी में भी अगर योगी को हटा देते हैं और किसी दलित और पिछड़े को मुख्यमंत्री बना देते हैं, तब आपका पीडीए कहां स्टैंड करेगा, ये बताइए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मोदी और शाह के लिए उत्तर प्रदेश जीतना बहुत बहुत जरूरी है। अगर उनको लगा कि योगी की वजह से हमें दलित पिछड़ों का वोट नहीं मिल रहा है, तो चुनाव के पहले कभी भी उनको हटा सकते हैं। उस परिस्थिति में आज आपके पास जो पीडीए का एडवांटेज है, फिर आप कहां से काउंटर कर पाओगे। अगर असीम अरुण को मुख्यमंत्री बना देते हैं, पंकज चौधरी को आपकी बिरादरी के बड़े नेता है पंकज चौधरी जी, उनको मुख्यमंत्री बना देते हैं, या स्वतंत्र देव सिंह को बना देते हैं, या केशव मौर्य को बना देते हैं, तो उस कंडीशन में समाजवादी पार्टी के पास क्या रह जाएगा। आपका पिछड़ दलित तो फिर वापस ले जाएंगे वो। देखिए, बहुत मौजूद सवाल है और मुझे लगता है कि ये बात भी समझनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो भी आपने नाम बोले, ये कोई आज के नाम नहीं है, या कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जिन्होंने बड़े लंबे समय तक पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ी है। उत्तर प्रदेश में लगातार अल्पसंख्यकों के ऊपर जिस प्रकार से प्रहार हो रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी का एक भी व्यक्ति, इनफैक्ट भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठे हुए अल्पसंख्यक समाज के लोग जो कि मंत्री भी हैं, उनके मुंह से चू तक नहीं निकल पाई। मेरी अरे बात सर पूरी होने सुनिए, दीजिए, मेरी सर बात सुनिए, सुन उनको लीजिए। अल्पसंख्यक के वोट की जरूरत ही नहीं है, वो तो दलित पिछड़े के वोट और सवर्णों के वोट से सरकार नहीं बना नहीं, रहे हैं। मैं एक एक करके आ रहा हूँ, बारी बारी। मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए पिछड़े वर्ग के लोग, जिन लोगों का नाम लिया है, या दलित सभा के लोग, उन लोगों को क्या भारतीय या देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता नहीं पहचानती है? जिस समय दलित उत्पीड़न हो रहा है, जिस समय दलितों के ऊपर पेशाब की जा रही है, जिस समय दलितों को घोड़ी से उतारा जा रहा है, जिस समय पिछड़ों को स्टूल में बैठाला जा रहा है, जिस समय पिछड़ों को मारा जा रहा है, जिस समय पिछड़ों के 69,000 भर्तियों के लिए 3 साल से ऊपर लगातार आंदोलन किया जा रहा है, एक बार भी जब वो नहीं निकल गया है, तो उनको भी समझ में आता है कि ये लड़ाई खाने वाला और मक्खन खाने वाला कौन है। जो मलाई मक्खन खा रहे हैं बैठ के, जिनके चेहरे पे जो है काजू और पिस्ते की चमक दिख रही है, ये पिछड़ा समाज बहुत बड़ा जागरूक समाज है। ये ऐसे किसी को नहीं मानता है कि किसी को बना दीजिए। कई बार ऐसे प्रयोग हुए गए, लेकिन इस प्रकार से राजनीति चलती होती है आलोक जी, तो हर आदमी एक मुखौटा लेके काम कर जाता है। मुझे लगता है कि बिहार की बात एक दूसरी थी। बिहार में जिस प्रकार से जातीय समीकरण तोड़ा गया, जिस प्रकार से जो हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से 2017 में हमारे साथ हुआ, वो कमोवेश वो एक रिपीटिशन बिहार में हुआ। हम उससे सीख के आगे बढ़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी उससे सीख के आगे बढ़ गई है। 17 के बाद 22 और 22 के बाद 24 आ गए हैं। लेकिन आज निर्विरोध, निष्पक्ष समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पूरे देश में पीडीए की लॉ लेके आगे चले हैं। और कोई देश में ऐसा नहीं है, कोई देश में ऐसा नहीं है जो आज पिछड़ों की आवाज उनके सामने कर पाया हो। जातीय जनगणना की बात सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने उठाई। जातीय जनगणना की बात सबसे पहले नेताजी मुलायम सिंह यादव ने उठाई, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी में लेके आई। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को उस पर झुकना पड़ा। जो वोट चोरी की मामला है, उसको सही तरीके से, समय तरीके से, संकलनबद्ध तरीके से, एफिडेविट के साथ समाजवादी पार्टी ने 2022 के इलेक्शन के बाद 2023 में चुनाव आयोग में जमा किया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी हुई। तो अखिलेश यादव एज अ लीडर अहेड, वो एक समय आगे चलते हैं। इसलिए इस देश की जनता को, इस प्रदेश की जनता को उनसे बहुत उम्मीदें हैं। और मुझे लगता है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई जिस प्रकार से माननीय अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, अगर उन्होंने अपनी धार को और मजबूत करते रहे, वो कोई बड़ी बात नहीं है कि हम 300 साढ़े 300 सीटों के साथ एक भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। हमें सिर्फ चलिए अपने सर, उन प्यादों से परेशानी है जो हमारे साथ रह के गद्दारी करते हैं, जो हमारे साथ रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलते हैं। हमें उन सभी लोगों से सतर्क रहना है। और भारतीय जनता पार्टी की ये जो टैक्टिक्स चलती हैं अपनों के अपने बीच में लड़ाने के लिए,
इस तरीके से बचना है और समाज को एक साफ संदेश देना है कि ये अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी है, ये नई समाजवादी पार्टी है, ये विजन इंडिया की समाजवादी पार्टी है, ये पिछड़े दलितों अल्पसंख्यकों के हितों वाली समाजवादी पार्टी है। सर और मुझे आपने तो पूरा एक बड़ी यकीन है। बात आपने तो एक बड़ी बात बोल दी कि आपकी पार्टी के अंदर भाजपा के एजेंट है। नहीं, हमने एजेंट नहीं बोला, हमने कहा कि कई बार ऐसा ऐसा नहीं नहीं, होता है कि भाई जो अब हम लोग आपका किसी और दल के साथ तो गठबंधन है नहीं, कांग्रेस के साथ गठबंधन है, तो क्या कांग्रेस में कुछ भाजपा के लोग हैं? इसको स्पष्ट कीजिए आशुतोष जी। नहीं, देखिए मैं बहुत साफ स्पष्ट चीजों में हूं। मेरा ये मानना हम्म, है कि गठबंधन जब भी किया जाए या गठबंधन जब भी हो उसके सारे नफा नुकसान देख लिए जाए। कोई जरूरी नहीं है कि आप गठबंधन के साथ में जाके भी एक बड़ा काम कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी अपने दम पे इतना बड़ा मैंडेट लेके आई है, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। अगर किसी की हिम्मत होती तो 2014 और 19 में ले आते, लेकिन जब 24 में गठबंधन हुआ और जब अखिलेश यादव का रथ चला, जब अखिलेश यादव की साइकिल आगे बढ़ी, तब जाके वहां पे उन लोगों का रथ रोका गया। ये बात सबको समझ में आता है। हम 2017 में कुछ चीजें कर चुके हैं, हमें एक्सपीरियंस है कि कहाँ पे गलतियां हुई हैं। तो आज की डेट में समाजवादी पार्टी से तो कोई मतलब ये अभी उम्मीद ना करे। अब नहीं, आप बोल रहे हैं कि 2027 में अभी तय नहीं कि गठबंधन होगा कांग्रेस के साथ कि नहीं होगा। अभी हम इंडिया अलायंस से गठबंधन है और अभी समाजवादी पार्टी सिर्फ आने वाले पंचायत चुनाव पे फोकस कर रही है। बैक ऑफ द माइंड हम लोग कई चीजें अपने साथ में लेके चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी को किसी भी प्रकार से इन फिरका परस्तों को उत्तर प्रदेश से हटाना है और जितनी बड़ी कुर्बानी अखिलेश यादव कर सकते हैं इस देश में, राजनीतिक कुर्बानी कोई नहीं कर सकता। 2019 का एक गठबंधन आपको याद है, आप उस सर प्रेस समय हो कॉन्फ्रेंस गया, में थे। लेकिन सर मैं था सर, एक एक सवाल अंत में। जी शुरुआत में आपने 1993 की जीत का जिक्र किया। 1993 के बाद कभी सपा बसपा मिलकर दोबारा विधानसभा नहीं लड़ी, तो क्या भाजपा को रोकने के लिए जो 1993 में हुआ था वही 2027 में भी हो सकता है? यानी सपा बसपा मिलकर भविष्य पे भाजपा विधानसभा। आलोक जी, भविष्य की गर्त में बहुत सी चीजें होती हैं। हमें एक सुनहरे भविष्य के लिए हर ऑप्शंस को खुला रखना चाहिए और इन फिरका परस्तों को सरकार पे हटाने के लिए हम बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी दे सकते हैं। सरकार इनकी हटनी चाहिए, इस प्रदेश को भाईचारे में वापस लाना चाहिए और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में कोई भी आगे अगर साथ में आएगा तो हम सारे अपने दरवाजे खुले रखेंगे। हम हर मतलब चीजों पर आप बात करेंगे, लेकिन आखिरी में सपा बसपा मेरी बात गठबंधन पूरी कर होने सकती है? आप एक लाइन बताइए ना। हम सपा बसपा हमारी बात भाजपा को सुनिए। हराने के। हाँ, हमारे आपने बसपा के 19 में तो साथ मैं गठबंधन बता किया रहा ही हूँ, था। 19 में गठबंधन उन्नीस सौ किया ही था आपने। तिरानबे के 1993 के बाद माननीय कांशीराम और मुलायम सिंह यादव जी साथ में आए थे और कांशीराम जी ने साफ बोला था उस टाइम में कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बहुजन समाजवादी पार्टी पूरी ताकत लगाएगी। आज ये बात क्लियर हो, हमारे उसके बाद से बहुजन समाज पार्टी से बहुत अच्छे रिश्ते नहीं रहे हैं, हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन हम कभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि 19 का हमारा। अब ये अचानक से नेटवर्क जुड़ गया, बहुत कट गया, माफ कीजिएगा। जी हाँ बोले सर, बहुत महत्वपूर्ण बात हाँ, कर रहे थे, तब तक नेट चला गया था। तो 2019 के बाद जो हम 19 में जो हम लोगों का गठबंधन हुआ वो एक बहुत ही बड़ा सामाजिक गठबंधन है और हम इस बात को कभी भी नहीं मानते हैं कि वो एक फेलियर था। वो एक सामाजिक तौर से बहुत बड़ा गठबंधन था। उसकी तरीके से पहली बार बहुजन एकता इस देश में, इस प्रदेश में 1993 के बाद दिखी है और हमको गर्व होना चाहिए। ऐसी बहुजन एकता ही वो एक पैमाना बनी थी जो समाजवादी पार्टी को आगे लेके 2019 के बाद से 24 में यहाँ पे लेके आई। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं कि अगर बीएसपी सपोर्ट कर दे कि हम अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने को तैयार हैं, तो आप उनके साथ चुनाव लड़ सकते हैं? अब देखते हैं आलोक जी, ये तो राजनीतिक चीजें नहीं हैं, ये नहीं यूट्यूब नहीं पे नहीं, या इस अरे चैनल में बैठ के लीजिए, नहीं तय हो आपने, सकती हैं। आप देखिए साहब, लेकिन मुझे लगता है आप ही ने बोला कि काशीराम ने बोला कि हम मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे 1993 के चुनाव में।
ये ऐतिहासिक सच है, इससे आप कोई मर नहीं सकते। और इस बात को लेके बहुजन समाज पार्टी में बहुत परेशानियां थी, लेकिन उसके बावजूद मान्यवर कांशीराम ने बोला कि कहे कुछ भी हो। और आपकी एक पत्रकार ने पूछा कि अगर आपकी सीटें ज्यादा आ गई तो आप क्या करेंगे, तो मान्यवर कांशीराम ने बोला था चाहे कुछ भी हो, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही बनेंगे। मेरे मैं मुलायम उन सिंह इतिहास यादव। के पन्नों को फिर से पलटता हूं और मैं बोलता हूं कि सामाजिक न्याय की लड़ाई हर पन्ने को पलट के देख के आगे ही लड़ी जाएगी। तो मतलब अगर अखिलेश यादव को बसपा मुख्यमंत्री मानने को तैयार है तो सपा बसपा गठबंधन हो सकता है। अब देखते हैं, आखिरी निर्णय माननीय अखिलेश यादव और हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड सब लोग बैठ के लेंगे। एक प्रवक्ता के नाते लेकिन अगर मैं इस बसपा बात को ये जरूर मानता हूं। बोल देती है कि हम, मायावती जी कहती कि हम अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे और हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तब तो कोई ऐतराज नहीं होगा ना। नहीं देखिए, मैं कह रहा हूं ना, मैंने अपनी बातें और इतिहास के कॉन्टेक्स्ट में आपको चीजें कही हैं। फाइनल डिसीजन मैं नहीं ले सकता हूं, ना बोलना है, मुझे लगता है एक प्रवक्ता को बोलना भी नहीं चाहिए। लेकिन चलिए सर, तो मैं कहता हूं एक बड़ा सामाजिक समीकरण। मैं फिर अंत इस में बात को बता रहा बोलता हूं कि हूं। दर्शकों को बता दूं कि आशुतोष वर्मा जी का यह मानना है कि अगर बहन जी ये कह दें कि अखिलेश यादव को हम उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे तो सपा और बसपा फिर मिलकर चुनाव लड़ सकती है और वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर देंगी। तो बड़ी बात आज कह दी आशुतोष जी ने। देखते हैं बहन जी तक इनकी बात पहुंचती है नहीं पहुंचती है, इसका इंतजार रहेगा। आशुतोष जी, आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।